बच्चे आ गए हो अक्षय जैन माधव दीप ख्याति कृष माहिर नित्या ऐसा रुद्र तान्या एंड उमर। टेस्ट रिजल्ट कल आज रात तक में पोस्ट कर दूंगा। उसमें एक ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में एक ऑप्शन मैंने गलत दिया हुआ था तो उसको मुझे करेक्ट करना है। जिन्होंने वो ऑप्शन चूज किया है उन्हें ही मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज आपको थोड़ी पता है कि वो गलत है, ऐसे ही था, आपने तो वही चूज करा जो आपके हिसाब से सही। तो जिसने वो ऑप्शन चूज किया था उसको सही मार्क्स मिल जाएंगे, उसके जिसने नहीं किया था उसके। तो इन शॉर्ट मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। नहीं, नॉट सीए वाला, कोई और सा था। बाकी सब सही थे, क्वेश्चन गलत नहीं थे, वैसे भी ऑप्शन या क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं था। सिर्फ ऑप्शन मैंने जो करेक्ट था वो इनकरेक्ट वाले पे मार्क कर दिया। तो वो रिजल्ट मेरे को सही करना है, वो मेरी एंड से प्रॉब्लम है, तुम्हारी तरफ से सब कुछ सही है। ठीक है, तो जिसने टेस्ट नहीं दिया था, कल इवनिंग में, कल रात को 8 से 9 के बीच में एक और टेस्ट होगा, अपलोड कर दूंगा मैं। कुछ का रह गया था और कुछ सबमिट नहीं कर पाए थे, मेरे पास बताया था किसी ने। ओके माधव, वेरी गुड। अटेम्प्ट किए थे, आई होप सबमिट भी कर दिए होंगे। तो नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट भी मतलब कल वाला टेस्ट पॉलिनोमियल्स का ही एक और टेस्ट, कुछ कुछ वैसा ही, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, तो वो मैं कल रात को 8 से 9 के बीच में ओपन करूंगा। लिंक पोस्ट कर दूंगा, जिस जिसको अटेम्प्ट करना है कर देना, जिस जिसने नहीं किया था कल उनको मैंडेटरी करना। एंड इस टाइम का मेरे को इशू मत बताना कि इस टाइम हम नहीं होंगे, इस टाइम ये होगा वो होगा। प्लीज खुद से मैनेज करो। एक बार मैंने टाइम दिया, उसमें मैंने प्रॉब्लम आपकी सुन ली, यू हैड सम प्रॉब्लम्स, बट अगेन दोबारा से जो मैं तुम्हें अगर प्रोवाइड करा दूं कुछ फैसिलिटी, तो उसमें आपके पास चॉइस नहीं है। ठीक है, सो टाइमिंग्स एंड डिटेल्स मैं आपको हाँ बच्चे, द्वीप आपको नहीं कराया था तो आप अभी नहीं करोगे। आपका वो चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इसी क्लास में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद में स्टार्ट होगा। सेकंड चैप्टर अगेन होगा इस टॉपिक के बाद में, तो जिसको करना है वो कर लेना। ठीक है, तो आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा हाफ द पेरीमीटर वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ, वो मैं पूरा डिस्कस करूंगा माधव, डोंट वरी। रिजल्ट मुझे भेजने तो फिर डिस्कस करेंगे। और कल ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास होगी। ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास ऐसा भी हो सकता है कि मैं रात को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूं, आप फिर उसके सारे सॉल्यूशंस देखो जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर तब भी आपको डाउट है तो आप फिर पूछ सकते हो। ठीक है, बिकॉज मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है कि सर हमारी सुबह को इसकी क्लास है, हमारी इवनिंग में इसकी क्लास है, हमारी आफ्टरनून में इसकी क्लास है। तो मैं सबके हिसाब से अलग अलग क्लासेस का टाइमिंग नहीं फिक्स कर सकता। बेटर है कि मैं उसके सॉल्यूशंस पोस्ट कर दूं पूरे रिकॉर्ड करके, और आप देख लेना। अगर उसमें तब भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप इंडिविजुअली मेरे को वो क्वेश्चन भेज देना। वैसे ऐसा होगा नहीं, आई विल ट्राई कि मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करूं। तो लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा उससे सॉल्व करके। ओके, नाउ we have this question, concentrate on this question. We have half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. सेंटेंस की वजह से ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये कॉमास की वजह से इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ये एक सेपरेट आपकी स्टेटमेंट है। एंड हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है। ये आपके पास दो सिचुएशन है, जिसमें एक में तो बोला है कि जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो 36 मीटर्स है, और जो लेंथ है गार्डन की वो 4 मीटर्स ज्यादा है किससे, विड्थ से। तो दो वेरिएबल्स हम लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ को हम मान लेते हैं। लेंथ है x मीटर्स और ब्रेथ जो विड्थ है इसकी y मीटर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली कंडीशन उसमें बोला हुआ है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ है। लेंथ मींस x इज 4 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन पेरीमीटर वाली, हाफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। तो हाफ, हाफ तो ये हो गया, और पेरीमीटर ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इक्वल्स टू किसके दिया हुआ है, हाफ ऑफ पेरीमीटर 36 के
तो हाफ के प्लेस पर हाफ, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, लेंथ कितनी है x है और विड्थ कितनी थी y थी। तो एक इक्वेशन हमारी ये बनी x + y = 36। फाइन, ये स्टेटमेंट आई होप सबको समझ आ गई होगी। हाँ, सो अब इसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ग्राफिकली तो नहीं लिखा है, बट अभी क्योंकि मैंने आपको कोई भी मेथड्स नहीं इंट्रोड्यूस कराया तो हम ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम पहले इसके दोनों सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में मैंने अपनी तरफ से y की वैल्यू 6 रखी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 + 6 10 आ गई। कुछ भी रख सकते हो आप, 0 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो। मैंने 6 रखी और फिर मैंने y की वैल्यू 12 रखी। 12 + 4 कितना आ गया, 16 आ गया। ये वैल्यूज मैंने इसीलिए रखी बिकॉज एक तो पेरीमीटर का हाफ जो था वो देखो 6 का मल्टीपल है ना। तो 6 का मल्टीपल है, दैट मींस कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो प्रोबेबली कोई इवन नंबर होगा जिसमें कुछ ना कुछ, देखो कितने का डिफरेंस होगा, 4 का डिफरेंस होगा। ठीक है, 4 का डिफरेंस होगा तो 4, 8, 12, 16 इस टाइप की कुछ डायमेंशन हो सकती है। और ये मुझे ग्राफ प्लॉट करने में भी इजी होगा। बट वो जस्ट मेरा एक अजम्पशन है, आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, बस ध्यान ये रखना कि वैल्यूज ऐसी पुट करो जिससे कि दोनों वैल्यूज ग्राफ पर प्लॉट करने में आपको मुश्किल ना हो, डेसिमल में ना हो, नेगेटिव मत लो। क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो नेगेटिव वैल्यूज लेकर, बिकॉज डायमेंशंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बेटर है पॉजिटिव वैल्यूज लो और ऐसी वैल्यूज लो जो आप ग्राफ पर ड्रॉ कर पाओ इजीली, और जो आसपास ही घूमती हो वैल्यूज। देखो ये भी साफ सी बात है कि अगर हाफ द पेरीमीटर 36 है तो पूरा पेरीमीटर कितना होगा इसका, 72 होगा, है ना। 72 अगर पेरीमीटर है तो इसकी डायमेंशंस ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट की हो सकती है, विच विल लाई बिटवीन 10 to 20 और 25, दैट्स इट, और 30, दैट्स इट, है ना। तो आप ऐसी वैल्यूज लो जो 2 डिजिट्स की हो और जिनको आप एक ही ग्राफ पर ड्रॉ कर पाओ। ये टोटली आपके ऊपर होगा, आप खुद कैसे समझते हो और खुद कैसे वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगेन तो मैंने तो ये वैल्यूज पुट करी और दूसरी वाली क्वेश्चन इसमें मैंने वैल्यूज ये पुट करी। मैंने x की वैल्यू 20 पुट करी यहाँ पर, या x को इधर ले गए, y को उधर ले गए, या x को इधर ले गए, ऐसे ही इक्वेशन बना ली। y की वैल्यू कितनी आई, जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 20 पुट करी, 20 36 में से माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 16। x के प्लेस पर 20 पुट किया, 20 + y = 30, 20 ट्रांसपोज होके 36 में से माइनस होगा तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। ऐसे ही x की वैल्यू 24 पुट करी, एक्सक्यूज मी, 24 पुट करी तो 24 + y = 36, 36 में से 24 कैंसिल आउट हुए, माइनस हुए तो बचा 12। तो एक तो ये देखो कि मोस्टली जो वैल्यूज है आपकी किस किस के बीच में, 10 से 6 से लेकर 30 के बीच में है। और जो वैल्यूज है ये 4 की, ज्यादातर वैल्यूज 4 से डिविजिबल है ना। तो आप 2 से भी डिविजिबल देख सकते हो, तो 2 2 का डिफरेंस ले सकते हो ग्राफ पर, या 4 4 का ले सकते हो। 2 2 का लोगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, यहाँ पर आपका 24 भी है तो 12 आपको बाहर से बनाने पड़ेंगे, बेटर है 4 4 का ले लो। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफिकली, हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ग्राफ के लिए वी हैव दिस कार्टेशियन प्लेन, इस पे 2 2 का हमने डिफरेंस ले लिया, एक यूनिट 2 मीटर्स किया, 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 2 मीटर्स, 2 मीटर्स, 4 मीटर्स, 6 मीटर्स, 8 मीटर्स एंड सो ऑन। सो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है tan 6। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 6 मींस tan 6। tan और 6 कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, 10 and 6, दिस वन, ये पॉइंट x का 10 और y का 6 यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव 16 12, x 16 और y 12 यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी लाइन ड्रॉ करी हमने, दिस वन, इक्वेशन लिख दी जो इक्वेशन की आपकी लाइन है। नाउ नेक्स्ट हमारा 2016, 2016 x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 here somewhere, and then we have 24 12, 24 12 का मीनिंग हो गया 24 आपका x और
y का 12 यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, देखोगे तो 24 12 24 एंड 12, तो ये हो गई हमारी दो लाइन। फाइन, ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कौन सी स्लाइड माधव, स्लाइड ही तो दिखा रहा हूँ, ये और कौन सी स्लाइड है? फाइन, तो यहाँ पर आप देखोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर कर रही है। तो मैंने बताया था जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशन होता है। वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखोगे y का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे x का। x का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ से देखोगे तो y की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 20। दैट मीन्स हमारी जो डायमेंशंस हैं वो 20 एंड 16 है। यानी 20 तो आपकी 20 हमने x माना था किसको? लेंथ को, तो 20 मीटर हो गया गार्डन की लेंथ, और y को माना था 16 मीटर्स, तो किसको माना था? विड्थ को, तो विड्थ हो गई हमारी 16 मीटर्स। ओके, पीछे वाली स्लाइड बाद में देखना, अब लास्ट में क्लास के मुझे पूरी प्रेजेंटेशन दोबारा से वो करनी पड़ेगी। जब मैं पूछता हूँ उसी वक्त क्यों नहीं बोलते हो? लास्ट में देख लेना उसको, रिकॉर्डिंग भी मैं डालूंगा उस पर देख लेना। अदरवाइज इतना टाइम मैं दे देता हूँ कि स्लाइड तुम ध्यान से देख सको। अगर नहीं देख पाए हो तो पहले ही लिख दिया करो कि सर प्लीज थोड़ी देर वेट कर लो, हमें देखनी है। बार बार पूछता हूँ इसी वजह से। यहाँ पे क्लियर है सबको? ग्राफ, ग्राफ से कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके, क्लियर। और ना पिछली क्लास में कहाँ थे तुम? लास्ट क्लास तुमने ज्वाइन नहीं करी थी। सेकंड लाइन कैसे ड्रॉ हुई? सेकंड लाइन इससे ड्रॉ हुई, ये वाली इक्वेशन, ये पॉइंट से। फर्स्ट लाइन इन पॉइंट से और सेकंड लाइन इन पॉइंट से। दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है ना, तो एक लाइन इस वाली इक्वेशन की और एक वाली लाइन इस वाली इक्वेशन की। ओके यार, मीत इसकी है वो इक्वेशन। हाँ, लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है पर समझने वाला ज्यादा है। इसमें आपको एक इक्वेशन दी है और हमें दूसरी इक्वेशन का कोई ऐसे एग्जांपल देना है जिसके साथ में कंबाइन होके जो पेयर बने वो किसको रिप्रेजेंट करे? सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस को। अलग अलग एग्जांपल्स देने हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये एक इक्वेशन उन्होंने दी है और एक हमें ऐसी इक्वेशन इसके साथ में रखनी है जिनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट टर्म्स को जब हम कंपेयर करें तो उससे हमें ये पता चले कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाती है। मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारा जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये होती है। तो हमें दूसरी इक्वेशन ऐसी लेनी है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। मींस जब हम a1 और उस दूसरी इक्वेशन का a2 उसके रेशियो को देखेंगे और b1 और दूसरी इक्वेशन का b2 उसके रेशियो को देखेंगे तो वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। आप कुछ भी वैल्यूज रख सकते हो, बस ये सिचुएशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं दो एग्जांपल्स। एक हम ये ले सकते हैं, देखोगे अगर यहाँ पर a1 क्या है 2 है और a2 क्या है 5 है, तो 2 अपॉन 5 हुआ। b1 क्या है 3 और b2 क्या है 2 है, तो 3 अपॉन 2 हुआ। तो 2 अपॉन 5 इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, दैट इज सेटिस्फाइंग दिस सिचुएशन। दैट मींस कि ये दोनों लाइंस कैसी लाइंस को इंटरसेक्ट, ये दोनों इक्वेशन कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। क्लियर? या दोबारा समझाऊं? सेकंड चैप्टर दोबारा होगा अक्षर जैन, अगर
कोई टेस्ट नहीं है तो थोड़ा वेट करो, ठीक है। अगर कोई एक तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम मुझे भेज सकते हो, बता दो। कोई एक सिंगल डाउट है तो मुझे भेज देना, मैं बता दूं। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से ये इक्वेशन दी है 5x प्लस 2y माइनस 9। क्यों ली है? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि a1, यहाँ पर a1 क्या है, 2 है, b1 क्या है, 3 है, और मुझे चाहिए कंडीशन ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो 2 अपॉन कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो 3 अपॉन दूसरी वैल्यू के इक्वल ना आए। फाइन। तो मैंने ऐसी इक्वेशन ले ली जिसमें 5x हो, a2 5 हो गया और b2 क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब दोनों इक्वल नहीं है, जिससे कि हमारी कौन सी इक्वेशन ट्रू हो रही है, ये वाली। दैट मींस ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन मिलके कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। ऐसे ही ये वाला है, इसको देखोगे तो 2/3 a1/a2 और b1/b2 क्या होगा, 3/2। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। दैट मींस ये लाइन और ये लाइन भी मिलकर कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी ग्राफ पर, ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो कुछ भी आप दे सकते हो एग्जांपल, बस वो एग्जांपल्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में हमें पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कराना है। पैरेलल लाइंस के लिए हमारी क्या सिचुएशन होती है कि a1 और a2 b1 और b2 के इक्वल तो हो, बट c1 ओवर c2 के इक्वल ना हो। तो ऐसे केस में सिंपल सा तो ये होता है बेटा कि आप a1 और a2 को, a1 और b1 को मल्टीप्लाई कर दो किसी एक सेम डिजिट से। जैसे 2x प्लस 3y है, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सिर्फ इन दोनों को। बाकी तीसरी जो वैल्यू है वो कुछ और रखो, सो डैट कि 2/6 इक्वल्स टू 3/9 आ जाएगा। फाइन। यहाँ पर देखोगे a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, 6 है। 2/6 एंड इस वाली क्वेश्चन को और इसको देखोगे अगर, तो a1 2, a2 6, b1 3, b2 9, c1 -8 और c2 7। तो ये तो कैंसिल होके 1/3 हो गए, ये भी कैंसिल होके 1/3 हो गए, ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो यहाँ देखो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। दैट मींस ये किस इक्वेशन, किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सिचुएशन को, जो कि होती है किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। दैट मींस ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन मिलके कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइंस को। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल कुछ और भी दे सकते हो, सेम ही ले लिए। देखो 2x के प्लेस पर 2x, 3y के प्लेस पर 3y, बट -8 के प्लेस पर -12 ले लिया, जिससे कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो आ जाए, बट c1/c2 के इक्वल ना आए। तो ये एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें खुद से देने हैं। बस ध्यान रखना है इन कंडीशंस का कि वो दोनों इक्वेशंस मिलके इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए जो उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। थर्ड वाले में, थर्ड वाला सबसे इजी है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ किसी एक डिजिट से, किसी एक नंबर से, इंटीजर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट, आपके पास आ जाएगी एग्जांपल। कोइंसिडेंट लाइन में बिकॉज तीनों ही आपके रेशियोज इक्वल होते हैं, तो आपको अगर ये इक्वेशन दी हुई है और आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करे, तो आप क्या करोगे, एक किसी नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करी हुई है 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। इससे क्या होगा, दोनों का रेशियो 1:2 1:2 1:2 आ जाएगा। या फिर 3 से कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। किसी भी एक डिजिट से कर लोगे, जिससे तीनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, चेक करके देख सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन ये वाली अगर कंसीडर करें, तो a1 तो है हमारा 2 और a2 है यहाँ पर 4, b1 है हमारा 3 और b2 है 6 एंड c1 है -8 एंड c2 है -16। कैंसिल करोगे ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया और ये भी 1/2 आया। तीनों इक्वल हो गए। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। दैट मींस ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको। मींस ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन मिलके कैसी लाइंस को
रिप्रेजेंट करेंगे कोइंसिडेंट लाइंस को। ऐसे आपको एग्जांपल देंगे, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो सिर्फ एक का ही पूछेंगे एग्जांपल, या तो इसका या इसका या इसका आ सकता है, जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इससे पता चल जाएगा, आपको याद रहेगा कि हर कंडीशन में आपको कैसे सिचुएशन का ध्यान रखना है। ये देखो थर्ड क्लास है जिसमें आप अगेन यही कर लो। कौन सा उमंग, कौन सा रिपीट करना है, जस्ट टेल मी व्हिच वन यू वांट मी टू रिपीट। देखो अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा, या तो उसी बिल्कुल जहां पर खत्म होता है पार्ट वहीं पर बता दिया करो, सर ये पार्ट समझ नहीं आया तो दोबारा बता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा क्वेश्चन में करा दूं फिर दोबारा आप फिर बोलो आप कि सर हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। डोंट डू दैट। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया पूरा क्वेश्चन, दैट मीन्स कि आप टाइम पास कर रहे हो, बिकॉज मैं तो सारे स्टेप समझा रहा हूँ, आप हर स्टेप पर यानी कि बस देखते चले जा रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। अगर आपको समझ नहीं आया फर्स्ट पार्टी तो हाउ कैन यू से कि आप दूसरा पार्ट भी कर लोगे और आपको समझ रहेगा। अगर पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, अगर कोई पार्ट नहीं समझ आया तो बताओ, टेल मी। दोनों दोनों इसलिए अलग लिए हैं क्योंकि दोनों एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में अलग अलग इक्वेशंस लेते हैं। तुम कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल्स में इक्वेशन, ये तो मैंने लिया है, आप ये नहीं देखोगे कि मैंने ये लिया तो आप ये लोगे, आप कुछ भी इक्वेशन ले सकते हो। एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, गिव द लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पर एग्जाम्पल देना है दूसरी इक्वेशन का जिससे कि ये सिचुएशंस आपकी उसमें सेटिस्फाई कर सके। कोइंसिडेंट वाला नहीं, सेम नहीं छोड़ सकते, कुछ किसी एक वेरिएबल की किसी एक कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे। कोइंसिडेंट वाली लाइन में तुम सेम टू सेम अगर इक्वेशन छोड़ दोगे तो वो इक्वेशन तो वही कंसीडर करी जाएगी जो आपकी दी हुई है ना। आइडेंटिकल इक्वेशंस नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिकल हमने इसमें पैरेलल लाइंस में इसलिए ले ली थी क्योंकि इसमें सी वाला पार्ट हमने इक्वल नहीं लिया था, यहाँ पर 12 था और यहाँ पर -8 था। दो वैल्यू सेम हो सकती है पर कम से कम तीसरी वैल्यू डिफरेंट हो। कोइंसिडेंट वाले पार्ट में कुछ नहीं करना उमंग, सिर्फ आपको किसी एक डिजिट से जो गिवन इक्वेशन उसमें मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। जैसे 2 है 2x 3y -8 था, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 2 8 जा 16। या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। वो इसीलिए कर दिया क्योंकि जब हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो तीनों का ही इक्वल आता है, वो डिफरेंट नहीं होगा। 3 से मल्टीप्लाई करिए तो रेशियो 1:3 आएगा तीनों का, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो तीनों का रेशियो 1:2 आएगा। 2/4 1:2 होता है, 3/6 1:2 होता है, 8/16 1:2 होता है। तो कोइंसिडेंट वाले में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसी एक मल्टीप्लाई करनी है किसी एक डिजिट से या नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उमंग अब भी समझ नहीं आया तो क्लास के बाद में रुक जाना, ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट्स पूछ के चले जाना। जिसको ये नहीं समझ आया है तो दोबारा से पूछ लेना, एट द एंड ऑफ द क्लास जब मैं बोल रहा हूँ कि खत्म कर रहा हूँ मुझे रिमाइंड करा देना कि सर आपको बताना है एक बार। फाइन, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछ सकते हैं। ये मैंने जब कराया था चैप्टर लास्ट टाइम तो ये वाले स्किप करा दिया था क्वेश्चन आई थिंक। आज हम करते हैं, इसमें हमें एक ड्रॉ करना है ग्राफ इन दो इक्वेशंस का। ये क्वेश्चन एक तो ये आ सकता है कि फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली ड्रॉ, एक तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो
ये पता करो कि इनकी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, एंड जो इन दो लाइंस एंड एक्स एक्सिस के बीच से जो ट्रायंगल बनेगा उसे शेड करो, और फिर उस ट्रायंगल का एरिया भी निकालो, ये भी लिख कर दे सकते हैं वो। तो इसी क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन दे सकते हैं। दैट्स व्हाई ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपका इम्पोर्टेंट। इससे आपको कई चीजों का पता चल जाएगा इसी क्वेश्चन से। तो पहले ड्रॉ करते हैं, हमें यहाँ पर सॉल्यूशंस निकालने के लिए तो नहीं बोला है, उसने बोला है सिर्फ और सिर्फ कि ड्रॉ करो ग्राफ इसका, और जो ट्रायंगल बनेगा इन दो इक्वेशंस की लाइन से और एक्स एक्सिस के बीच उसको शेयर करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए वी हैव टू इक्वेशंस, तो इनके दो दो सॉल्यूशंस मैं तीन तीन निकाल लेता हूँ। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y को उधर ले गए या x, हाँ y को उधर ले गए तो y इक्वल्स टू x प्लस 1 हो गया। ठीक है, बॉक्स बनाया, x की वैल्यू 0 पुट करी, इसमें भी कर सकते हो, इसको ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना, y माइनस को उधर चले जाएगा तो y इक्वल्स टू 1। और x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 प्लस 1 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एंड x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है, तुम्हें वैल्यूज पुट करके 9th क्लास में करा हुआ है, आई होप सबको आता होगा, कई पिछली बार भी मैंने कराया था पिछली क्लास में भी। सो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये पॉइंट्स नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि पॉइंट्स हमें क्लियर है कि हमें ग्राफ पर प्लॉट क्या करना है। कोऑर्डिनेट्स है ये, ए पॉइंट है जिसका x 0 है और y 1 है, एब्सिस और ऑर्डिनेट, एंड बी पॉइंट है जिसका एब्सिस 4 है और ऑर्डिनेट 5 है, और सी पॉइंट है जिसका एब्सिस -1 और ऑर्डिनेट 0 है। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगेन ये मैंने अपनी तरफ से कैलकुलेशंस करी है, आप किसी भी तरह से सॉल्यूशंस निकाल सकते हो और कुछ भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, बस वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ये मत देखना कि सर 0 क्यों रखा आपने, 2 क्यों रखा, आप कुछ भी रख लो। मैंने तो ये छोटी छोटी वैल्यूज इसलिए रखी है सो डैट कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो। आप चाहो तो बड़ी बड़ी वैल्यूज रख लो, 100 रख लो, 200 रख लो, डजंट मैटर, बट वो ग्राफ में ड्रॉ हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी ये टोटली आपके ऊपर होगा फिर। फाइन, तो वैल्यूज ऐसी रखो जो एक दूसरे के आसपास की हो और ग्राफ पर प्लॉट भी हो जाए। ऐसा ना हो यहाँ 100 रख दो, यहाँ पे 1 आया तो 1 और 100 को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर 100 का डिस्टेंस लोगे तो 1 ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और 1 का लोगे तो 100 ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर है वैल्यूज ऐसी लो जो ग्राफ पे ड्रॉ हो सके। ये दो मैंने पॉइंट्स निकाले, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा और यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करी अपनी तरफ से, 0 पुट करा तो 0 प्लस 1 आया, 4 पुट करा तो 4 प्लस 1 y की वैल्यू 5 आई, -1 पुट करा तो -1 प्लस 1 0 आया, y की वैल्यू 0 आई। इस वाली इक्वेशन में मैंने y को इधर छोड़ा और बाकी वैल्यूज को उधर ले गया। ठीक है, गुड। -y पॉजिटिव कैसे हुआ, इधर ले जाके ट्रांसपोज करके y को दूसरी साइड ले गए, y को दूसरी साइड ले जाओ। इसमें तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो एक्चुअली, सारे के सारे मैंने देखा है। मैं x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई लिख सकता हूँ, y को उधर ले गया तो लिख सकता हूँ। तो मैं अब इसको यहाँ पर ऐसे लिखूँ या फिर y इक्वल्स टू x प्लस 1 लिखूँ, कोई डिफरेंस होगा इसमें? मैं 2 को 1 या 3 को 1 प्लस 2 लिखूँ या फिर 2 प्लस 1 को 3 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। तो मैंने y को इधर ले जाके उसको इस फॉर्म में लिखूं या फिर इस फॉर्म में लिखूं, उससे कोई फर्क पड़ता है? अगेन बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो। अगर तुम ये देखोगे कि माइनस का प्लस कैसे हो गया, सर ने ऐसे क्यों कर दिया, तो फिर तुम ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस में ही फंसे रह जाओगे। कैलकुलेशंस मत देखा करो मेरी, प्लीज खुद से करा करो। तुम्हें जो समझना है यहाँ पे वो बेसिक समझना है कि इससे हमें बेसिकली करना क्या है। इससे आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बस ये समझोगे। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं वो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो अपना थोड़ा सा 9th क्लास की मेमोरीज को रिफ्रेश करो और उनको यूज करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालो। अगर ये देखने बैठ गए यहाँ पे बच्चे कि सर ने 2 + 3 5 क्यों लिख दिया, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें, फिर तुम बहुत छोटी छोटी चीजों पे कंफ्यूज हो गए। अभी तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, आगे जाके फिर ऐसी कैलकुलेशन आएंगी आप यही देखते रहोगे सर ने ये क्यों करा। तो बेटर है मेरी कैलकुलेशंस पे ध्यान मत दो,
क्योंकि कैलकुलेशंस आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 0 रखा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में 0 ही आएगा। आप कुछ और पुट करो और कुछ और वैल्यू निकालो, और मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप कुछ और ही रखो, सो दैट कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बढ़े। रटना नहीं है क्वेश्चंस को, आपको प्रोसेस जो है उसको फॉलो करो कि पहले इक्वेशन है, इक्वेशन के हमें 2 या 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर ये भी नहीं आता है कि सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, तो बेटर टू ज्वाइन 9th क्लास की, ठीक है। और फिर ये इक्वेशन है, इसके अगेन हमारे को 2 या 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे निकालने हैं वो किसी भी वे में निकालो, तो डोंट सी कि मैंने इसको ऐसे लिखा है, नहीं भी लिखोगे ऐसे ही वैल्यूज पुट करोगे तब भी आंसर आपका सही आएगा, वो गलत नहीं होगा। फाइन। सो इन चीजों को आप थोड़ा सा खुद से भी समझना सीखो कि ये माइनस का प्लस क्यों हुआ होगा, माइनस का प्लस क्यों हुआ। और अगर नहीं करना था तो मत करो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, माइनस वाई इक्वल टू एक्स, उधर गया तो ये माइनस का हो गया, वाई उधर गया तो ये माइनस का हो गया। आप इससे निकाल लो सॉल्यूशन, आंसर तो भी सेम ही आएगा। फाइन। तो कुछ भी करो, कैसे भी करो, ट्रांसपोज करने में तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा कि इसको इधर ले जाओ या उसको उधर ले जाओ, माइनस का प्लस करो, प्लस का माइनस करो। सिर्फ मैथ्स के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान रखना है, वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर प्लस का माइनस हो रहा है तो प्लस का माइनस करना ही पड़ेगा, बाद में आप उसको कैसे भी लिखो। गॉट इट। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वी हैव ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगेन वी हैव दिस कार्टेशियन प्लेन, जिसमें मैंने 1 1 का डिफरेंस लिया है, बिकॉज देख रहा हूँ कि सारी वैल्यूज हमारी 0 से लेके 5 6 के बीच में ही है। और क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव भी है तो मैंने x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसको थोड़ा सा इधर भी कर लिया नेगेटिव साइड में, सो दैट कि हम नेगेटिव वाली वैल्यू को भी पॉइंट आउट कर सके। तो सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1, 0 1, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट। फाइन। देन वी हैव 4 5, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 यहाँ पर आएगा। देन वी हैव -1 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 0 यहाँ पर ही आएगा, तो -1 0। ये हमारे 3 पॉइंट्स हुए, इनको ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास ये लाइन। फिर है हमारे पास ये पॉइंट 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। देन वी हैव 2 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। और फिर है हमारे पास ये 4 4 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन करके हमारे पास ये आया, ठीक है। अब यहाँ से, हालांकि क्वेश्चन में तो नहीं लिखा था कि हमें सॉल्यूशन निकालने, बट लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियरली दिख रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है एक पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी है जिसपे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो इस इन दोनों इक्वेशंस का जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 एंड 3, ई पॉइंट, ई पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, वो इनको सेटिस्फाई करेगी। तो लिख दोगे कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में नहीं पूछा है पर लिखने में कोई हर्ज नहीं। फिर उन्होंने बोला था कि इसको कोऑर्डिनेट्स बताने जो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल हमारा जो बन रहा है आप देखोगे एक्स एक्सिस और इन दो लाइंस के बीच में, वो ये ट्रायंगल है। इसको ये शेड कर देते हैं, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ई 2 3, सी -1 0 एंड एफ 4 0। ये तो हो गया क्वेश्चन में जो पूछा है। अब वो ये भी पूछ सकते हैं, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया बताओ कोई कितना होगा, जल्दी से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो विद इन 2 मिनट्स बताओ, वैसे तो 1 मिनट का काम है पर चलो 2 मिनट्स लो, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताओ जल्दी जल्दी।
ओके, और कोई? फ्रैक्शन में या डेसिमल में या होल नंबर, जो भी आंसर है। 7.5। ओके, लेट्स सी। लीप एंड ख्याति, कुछ थोड़ा सा आप कुछ वो कर दिया। हाँ हाँ, तो फिर आंसर क्या आएगा? ठीक है, द फॉर्मूला इज करेक्ट। व्हाट विल बी फाइनल आंसर? इज इट 15? बस कृष और दीप इन्होंने ही बताया, और कोई भी बताओ। 5? 5? उमंग 12। ओके। मीत, माधव, अक्षर, और कौन कौन है? देखो, आरना, माहिर, नित्या, नायसा, रुद्र, तान्या। बोलो बोलो, आंसर्स बोलो। कोई अगर तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं तो ये कंसीडर करूंगा कि तुम बस क्लास ऐसी खोल के इधर उधर घूम रहे हो। मेरे को पेरेंट्स के फोन आएंगे, मैं उनको यही बोलूंगा कि आप क्लास में एक्टिव नहीं हो। दैट्स इट। रिस्पॉन्ड करना सीखो, वेदर गलत है सही है कैसा भी है, आंसर्स लिखने सीखो। तुमने बच्चे द्वीप आंसर 5 लिखा है लास्ट। 5 तो नहीं है आंसर इसका। 15 भी नहीं और 5 भी नहीं है। नो, नॉट 6। नीदर 15 nor 6। 3? नो, नॉट 3। 9? किस हिसाब से लिख रहे हो 3 9 6? कोई, चलो मैं बताता हूँ। 15 अरब नहीं, 15 नहीं। ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो पहले इसकी हाइट फाइंड आउट करोगे। हाइट कितनी है इसकी? यहाँ इस पॉइंट पे, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे कितना है। ये जो है आपका कितना है, 1 2 3। 3 यूनिट्स, 1 2 3, है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 यूनिट्स। तो हाइट तो हो गई 3 यूनिट्स। और बेस कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5। बेस हो गया 5 यूनिट्स। तो एरिया कितना हो गया? अब क्या है, अब तो मैंने बता दिया बच्चे। हाफ बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स 15/2, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया भी आ सकता है, ठीक है। 7.5 राइट, करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लाइंस बनाओ, फिर उससे सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करो। ट्राइंगल के प्लेस पर कई बार वो भी बन सकता है आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, कुछ भी बन सकता है। तो उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बस हाइट देखो और बेस देखो। यूनिट्स तो तुम्हारे पास है ही, सेंटीमीटर मीटर इसमें कुछ नहीं लिखना है, आपको यूनिट्स का यूज कर। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन मे अपीयर इन योर क्वेश्चन पेपर्स। ये कुछ भी दे सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये इसी वजह से होता है। एरिया का देते हैं वो मोस्टली। ये 9th क्लास में भी था ऐसा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा बुक्स में जिन्होंने करा था या टीचर्स ने कराए थे क्वेश्चंस, उसमें ये क्वेश्चन था ऐसा कि ग्राफ ड्रॉ करो और उससे जो ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया या पेरीमीटर फाइंड। ऐसे क्वेश्चंस थे 9th क्लास में। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद में अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशंस पे। देखो, अलजेब्रिकली मेथड मैंने बताया था, ग्राफिकली मेथड हमने ये करा है। अलजेब्रिकली मेथड में हमने 3 टाइप्स देखे थे। अलजेब्रिकली हम सिचुएशन जो हमारी क्वेश्चंस होती है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला हमारा आता है मेथड, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे।
सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिर्फ हमें क्या करना होता है, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। ज्यादा उसमें दिखाने की मेरे को जरूरत नहीं है डिटेल में, मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो उससे समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन से ये फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखोगे, दो इक्वेशंस हैं उसमें से एक इक्वेशन को एज इट इज लिख दो और दूसरी इक्वेशन में एक वेरिएबल एक साइड में छोड़ के बाकी सारी जो आपकी वैल्यूज हैं उन्हें राइट साइड में ट्रांसपोज कर लोगे। जैसे ये इक्वेशन है, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को मैंने ट्रांसपोज करके x इक्वल्स टू 4 + y, कोई भी वेरिएबल रख सकते हो, एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में, बाकी सारी वैल्यूज आपकी राइट साइड में होनी चाहिए। फाइन, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर उसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन से इस x की वैल्यू जो कि 4 + y है वो किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। मींस इस इक्वेशन में जहां पर x है उस x के प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 4 + y, बिकॉज x किसके इक्वल है, 4 + y के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x के प्लेस पर आ गया, ये लिखना जरूरी है सब कुछ। x के प्लेस पर यहाँ देखो x था, x के प्लेस पर 4 + y लिखा और एक y यहाँ ऑलरेडी था, ये y आ गया, एंड 14 = 40। फाइन, फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर सेकंड इक्वेशन से 4 + y पुट किया एंड एक y ये ऑलरेडी था और 14 है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? जो न्यू पहली बार कर रहे हो चैप्टर उनको कुछ प्रॉब्लम हो? हालांकि ये मेथड आप पहले पुरानी क्लासेस में बहुत बार कर चुके हो, 9th में भी करा है, बस आपको नाम नहीं पता था कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। देखो एक ही वेरिएबल है तो y + y तो 2y हो गया, 4 माइनस हो गया उधर, गुड, 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब y की वैल्यू को आप किसी में भी पुट कर सकते हो, वैसे तो फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, आंसर दोनों से ही आ जाएगा, पर यहाँ पर मुझे कम से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो मैं सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ। 4 + y, बच्चे ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, रीड एंड क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, क्या थी, x + y = 14, ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 4 + y है, तो मैंने यहाँ x के प्लेस पर क्या रख दिया, 4 + y रख दिया, बिकॉज x की वैल्यू क्या है, 4 + y है, दैट्स व्हाई इस x के प्लेस पर 4 + y और y के प्लेस पर y एंड 14 के प्लेस पर 14, इसीलिए 4 + y + y = 14। समझ आया? टेल मी। ठीक है, सो y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस वैल्यू को मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, किसी में भी पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग y = 5 इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट किया तो x के प्लेस पर तो x आया और 4 के प्लेस पर 4 आया और y के प्लेस पर y की वैल्यू विच इज 5, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 9। तो ये हो गया हमारा आंसर, hence x = 9 and y = 5। पूछो, इसमें किसी को डाउट है तो, कुछ भी नहीं समझ आया कोई भी स्टेप अगेन पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट का। किसी को भी कुछ पूछना है देख लो, आराम से देख लो सॉल्यूशन को, कुछ पूछना है, कोई स्टेप नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लो, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गुड, उमंग, आज रुद्र बिल्कुल चुप बैठा है, रुद्र चुप है, और कौन कौन चुप है, माहिर थोड़ा बोला, ऑल क्लियर। उमंग तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो, समझ आया नहीं आया, रिस्पॉन्ड करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो बहुत सारे करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, तो अगर नहीं भी आया तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास है इक्वेशंस s - t = 3
S/3 प्लस T/2 इक्वल्स टू 6। तो इस इक्वेशन में मैंने इस वाले सिचुएशन में इस इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाल दी, t को उधर ले गए, s इक्वल्स टू क्या हो गया, s को यहीं छोड़ा, t को उधर ले गए तो 3 प्लस t कर दिया, क्योंकि ये थोड़ी इजी थी सॉल्व करनी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है S/3 प्लस T/2/6। इस इक्वेशन में मैंने s के प्लेस पर क्या पुट कर लिया, 3 प्लस t फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में s की वैल्यू है 3 प्लस t, तो सेकंड इक्वेशन में मैंने s के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, 3 प्लस t। तो ये आया s के प्लेस पर 3 प्लस t, 3 के प्लेस पर 3, t के प्लेस पर t, 2 के प्लेस पर 2 और 6 के प्लेस पर 6। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करी हमने वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में। अब इसका एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी और 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये तो सबको आता ही है करना। 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 3 जा 6, 2 into t 2t, 3t, 6 की मल्टीप्लाई इधर होगी, ट्रांसपोज होगी तो 6 6 का 36, 2t प्लस 3t 5t हो गया और 6 उधर जाकर माइनस हो गया 30। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 एंड t की वैल्यू 6 हमने पुट कर दी किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, जिससे कि हमें s की वैल्यू भी मिल जाए। तो t की वैल्यू 6 हमने पुट करी फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी s इक्वल्स टू 3 प्लस t, तो s के प्लेस पर s, 3 के प्लेस पर 3 एंड t के प्लेस पर t की वैल्यू 6। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ये हमारी दो वैल्यूज हो गई, हेंस s इक्वल्स टू 9 और t इक्वल्स टू 6। क्लियर सबको, कोई प्रॉब्लम किसी को, कुछ भी? अगेन सेम ही प्रोसीजर है, वैल्यूज ही पुट करनी है। ऑल क्लियर? लास्ट पार्ट में करा रहा हूं इसका, एक और पार्ट है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट पार्ट में देखो, लास्ट पार्ट थोड़ा एक्सेप्शनल है। लास्ट पार्ट में हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, वो यहाँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। यहाँ पर देखो गिवन पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। तो पहले तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन का y इधर, y को उधर ले गया और 3 को इधर ले आया। तो जब 3 इधर जाएगा तो 3x माइनस 3 हो जाएगा, और y जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का y होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 है। इस इक्वेशन में y के प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 3x माइनस 3 फर्स्ट इक्वेशन से। जहां पर y है, y के प्लेस पर 3x माइनस 3 पुट कर दिया, 9x एज इट इज आया, 3 ये वाला एज इट इज आया, और y के प्लेस पर क्या वैल्यू आ गई, 3x माइनस 3। ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज माइनस का साइन है आगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं लिखोगे तो y के प्लेस पर, इस छोटे से y के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, y की वैल्यू 3x माइनस 3। कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 एंड इक्वल्स टू 9। 9x एज इट इज आया, 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9। 9x से 9x हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या बचा, 9 इक्वल्स टू 9। वेरिएबल तो कोई बचा ही नहीं। वेरिएबल क्यों नहीं बचा, वेरिएबल इसीलिए नहीं बचा बिकॉज ये जो हमारी इक्वेशंस थी, इनके कैसे सॉल्यूशंस थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चेक करके देखोगे, a1 अपॉन a2 अगर करके देखोगे, लेट मी शो यू। a1 है 3 और a2 है 9, b1 है -1 और b2 है -3, c1 है 3, c2 है 9। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/3, 1/3 एंड 1/3। तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2
इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन तब बैठती है जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मीनिंग ये हो गया कि अगर आपके पास ये कंडीशन आगे सॉल्व करते करते ऐसी एक स्टेटमेंट आ गई जिसमें वेरिएबल तो कुछ नहीं बचा, बट स्टेटमेंट ट्रू है। 9 तो 9 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। स्टेटमेंट ट्रू है बट वेरिएबल नहीं बचा, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते आगे, बिकॉज वेरिएबल ही नहीं है, तो हम सॉल्व क्या करेंगे। बट इससे हमें ये पता चल गया कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो समझ जाओ कि हम x की कुछ भी वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करें तो आंसर हमेशा सही ही आएगा। मींस x की इनफाइनाइट वैल्यूज एंड y की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इन दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। आप x की वैल्यू कुछ भी इसमें पुट करो, y की वैल्यू कुछ भी इसमें पुट करो और इसमें भी पुट करो, तो आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकालते, हम सिर्फ इसमें ये लिखकर छोड़ देंगे सिंस देयर इज नो वेरिएबल लेफ्ट एंड स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस वी कैन से कि इक्वेशंस जो हैं वो कैसे सॉल्यूशंस कैरी करती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैरी करती हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हो, सॉल्व करने से पहले ये चेक करके देख लो। अगर ये कंडीशन आ रही है तो आप ये लिख दो सिंस दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। उस केस में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही चेक कर लो, ये लिख दो मैनी सॉल्यूशंस हैं तो ये लिख दो, अगर नो सॉल्यूशंस है तो नो सॉल्यूशंस लिख दो। दोनों ही केसेस में आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो सॉल्यूशंस है तो उस केस में भी वो सॉल्व नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, वेरिएबल हट जाएगा पर 9 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा या 1 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, कुछ ऐसा आएगा जो कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। उस केस में आप कह सकते हो कि दिस इक्वेशंस हैव नो कॉमन सॉल्यूशंस। ओके, तो ये एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो इन दोनों में ही सेटिस्फाई करेंगी, तो कुछ भी पुट कर सकते हो आप एक्स और वाई की, समझे। इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं लिख कर आनी है, अगर बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ लिखकर डायरेक्ट ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा और लिख दो दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, दैट्स इट। ये सब करने की भी जरूरत नहीं है अगर चाहो। क्लियर है सबको, बताओ। ओके, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। गुड, ग्रेट, कूल। तो आज का ही लास्ट क्वेश्चन था, बस आगे हम नहीं करेंगे। ये रिकॉर्डिंग अगर किसी को देखनी है तो मेरे को बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो डाउट किसी दूसरी स्लाइड पे।